आपको सिंपली बताया हुआ है, दो लैंग्वेज, कोई भी दो लैंग्वेज चूज कर लीजिए, चाहे हिंदी या इंग्लिश या बंगाली इंग्लिश, कोई भी दो भाषाएं, और दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। बस लैंग्वेज वन कोशिश करेगा हिंदी को लें अगर हिंदी चूज करनी ही है तो, और लैंग्वेज टू इंग्लिश को, आसानी रहेगी, बाद में आपके कई सारे नंबर बच जाएंगे। ठीक, खैर बात करते हैं फटाफट से, एलिजिबल एलिजिबल कौन है पेपर देने के लिए। देखो सीटेट कोई भी 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नहीं दिया जाता। सीटेट देने के लिए आपको चाहिए होती है एक टीचिंग की प्रोफेशनल डिग्री, यानी कि आपको एक टीचिंग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे वो या डिग्री चाहिए, मतलब डिप्लोमा या फिर डिग्री, बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएड, इनमें से कुछ भी, बीएलएड, इस तरह के और भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, वो प्रोफेशनल कोर्स आपको चाहिए होता है। आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन 12th पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नहीं देते, ये बात हमें पता है। इस बार का अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो इन्होंने ये कुछ 3 पॉइंट्स दे दिए हैं बड़े बड़े से। इन्होंने कहा है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो एनसीटीई कहता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, कि प्राइमरी के लिए क्या होना चाहिए, अपर प्राइमरी के लिए क्या होना चाहिए, वही आपकी रिक्वायरमेंट, उतनी ही डिग्री आपकी पूरी होनी चाहिए। और इसमें एग्जैक्ट इन्होंने कोई बात नहीं की है कि जो भी संस्था है, जैसे केवीएस में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है आपसे उतनी आपकी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर दीजिए, उस हिसाब को देखते हुए इन्होंने क्लियर कुछ बताया नहीं है इस बात को लेकर के। ठीक, एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए जिस भी संस्था में, एनसीटीई के जो भी रूल्स हैं एज पर एनसीटीई के, प्राइमरी टीचर के लिए भाई बीएड चाहिए या डीएलएड चाहिए या बीटीसी चाहिए, फिर उसके बाद सीटेट चाहिए, तो उस हिसाब से आपको अपने आप ध्यान में रखना है। और अगर बीएड वाले हैं तो फिर 6 मंथ्स का आपका ब्रिज कोर्स होगा बाद में, उस पर बात करेंगे। ठीक, तो इसको तो हम यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि इन्होंने एक समराइज वे में कह दी बात, लेकिन हमको एक एक पॉइंट समझना है। कुल मिलाकर के जो आप जाएंगे तो इसमें दो चीजें हैं, या तो आपकी कोई भी डिप्लोमा या डिग्री, आपकी टीचिंग की डिप्लोमा, ये मैं एक अलग ही स्लाइड पे समझा देती हूँ एक बार। देखो, आपकी टीचिंग की कोई भी टीचिंग में डिप्लोमा, जैसे कि डीएलएड, डीएलएड, डीएड, बीटीसी और भी जेबीटी, बहुत पुराने पुराने जो भी डिप्लोमा है कोई भी आपका टीचिंग में, इसके अलावा आपकी कोई भी डिग्री, डिग्री या डिप्लोमा, ये पेपर 1 की बात हो रही है, पेपर 2 के लिए सिर्फ डिग्री काम आती है, डिप्लोमा नहीं चलता है ना। वो भी उसको आप जब भर रहे होंगे तो आपने देख लिया होगा क्वालिफिकेशन, कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपका ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा है उसके बाद भी ऑप्शन होता है, तो वो आप जब भरेंगे फॉर्म को तो आपको पता लगेगा कि आपके लिए अवेलेबिलिटी वैसी है कि नहीं। तो डिप्लोमा या डिग्री में से कुछ हो। अब इसमें आपका बात आती है, डिप्लोमा डिग्री तो हम सबको पता है कि भाई डीएड, डीएलएड, बीएड कुछ तो होगा ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डीएलएड, बीएड हो सकता है, बीएलएड हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके साथ, या तो ये कंप्लीट हो तो बेस्ट सिनेरियो है ही, या तो आपने ये कंप्लीट कर चुके हो आप, यानी पास्ड, या फिर अपियरिंग, अपियरिंग का ऑप्शन है फॉर्म भरते समय। ठीक, अपियरिंग का ऑप्शन है। अपियरिंग क्या होता है, जब आप फाइनल ईयर में होते हैं अपने डिग्री या डिप्लोमा के, यानी 2 साल का डिप्लोमा है, 4 साल का डिग्री है, तो आप 4th ईयर में हैं, या फिर आप 2nd ईयर में हैं, है ना। तो ईयर को दिमाग में रखिएगा, अपियरिंग में भी आप हो सकते हैं, यानी फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर में, और या फिर आपने पास कर लिया होगा यानी पास्ड। अब इसमें वो परसेंटेज भरने को आपसे कहेगा, तो जिन लोगों का पास है वो तो एक ओवरऑल परसेंटेज मान लो उनकी 2 साल की निकल करके आती है 70-80%, तो वो भर देंगे। ठीक, ठीक, या फिर 70-80 जरूरी नहीं है, 45 से 50 भी है तब भी चल रहा है। ठीक, अपियरिंग की अगर हम बात करें तो अपियरिंग में फाइनल ईयर आपका फाइनल तो निकल के आया नहीं है रिजल्ट, तो आप फर्स्ट ईयर की परसेंटेज भर देंगे जो आपकी फर्स्ट ईयर की रही होगी। मान लीजिए 2 साल की डीएलएड है, बीएड है, तो फर्स्ट ईयर में जो आपका परसेंटेज होगा वो आप फिल कर देंगे। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में था 70%, तो आप वही फिल कर देंगे क्योंकि आप अपियरिंग में भर रहे हैं। ठीक, तो ये बात क्लियर है, आप अपियरिंग वाले भी भर सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर में हैं। फर्स्ट ईयर की यहाँ पे कोई भी बात कहीं भी हुई नहीं है, आप अपनी मर्जी से चाहें तो भर सकते हैं। तो अपियरिंग यानी फाइनल ईयर में है, या फिर आपने कंप्लीट कर लिया है अपना कोर्स, वो परसेंटेज भी आपको फिलअप करनी होगी, आपके जो मार्क्स हैं वो भी फिलअप करेंगे, आप जिस इंस्टीट्यूट से किया है वो करेंगे। अगर उसका नाम ना मिले तो अदर्स का ऑप्शन चूज करके खुद लिख दीजिएगा। ठीक, ये बेसिक सी बात है फॉर्म भरने के लिए। अब इसमें 5 पॉइंट्स हैं जिनमें से आपको एक चूज करना होगा। ये पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ, पेपर 2 में भी इसी तरह से अलग अलग पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक, अगर हम बात करें तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है आपकी सीनियर सेकेंडरी यानी 12th प्लस 12th कितने के साथ 50% मार्क्स या 45% मार्क्स, प्लस एक आपका डिप्लोमा, या फिर आपका अपियरिंग हो आप डिप्लोमा में 50% 12th में या 45% 12th में, प्लस आपका डिप्लोमा, अपियरिंग या फिर फाइनल ईयर, मतलब वही बात हो गई अपियरिंग प्लस पास्ट। ठीक, तीसरी बात की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट है कि आपकी 12th है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और आप फाइनल ईयर में है बीएलएड के।
ठीक, या फिर आपकी ट्वेल्थ में 50% तो है ही और आप फाइनल ईयर में हैं 2 साल के डिप्लोमा के, जो कि स्पेशल एजुकेशन में भी हो सकता है, तो डीएड के साथ भी आप पेपर 1 के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ और एक बैचलर्स डिग्री यानी वो बैचलर इन एजुकेशन बीएड, या तो आप अपियरिंग में हैं या फिर आप कर चुके हैं, ये आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं है आज आपने ब्रिज कोर्स किया हो वो जॉब लगने के 2 साल के अंदर करना होता है, क्योंकि पीआरटी वाले अवेलेबल अभी क्या है, एलिजिबल हैं इसके लिए, बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। उल्टा बोल रही हूँ सब कुछ। देखो एक बार, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत इस बात को समझने में? हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एजुकेशनल डिग्री या डिप्लोमा का जो भी कॉलेजेस हैं, ये बात हो गई है कि मान लीजिए 55.32% है, तो आप ये पीछे वाला जो डेसिमल में नंबर्स हैं इनको हटा देंगे, आप सिर्फ ये वाली ग्रॉस में जो दिया हुआ है उसको याद रखेंगे। मतलब 77.7 है अगर, तो आप 77 भरेंगे परसेंटेज। ये एकदम क्लियर है, इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें अपनी ध्यान से भरिएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं कि हम कैसे ये चीज़ करने वाले हैं, फॉर्म कैसे भरने वाले हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो हमने सिंपल बात कर ली, अपियरिंग वाले भी भर सकते हैं जिनका डीएलएड, डीएड, बीएड, बीएलएड पास्ड हैं या फिर अपियरिंग में है। इतनी बात क्लियर है? ठीक, अपियरिंग मतलब सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर, सेकेंड भी नहीं फाइनल ईयर, ये बेसिक सी बात है। अब अगर बात कर रहे हैं फॉर्म फिल करने की, तो एक एक स्टेप को फटाफट समझते जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इतने आप लोग करो लाइक शेयर। अच्छा, एक और चीज़ आपका देखो, अगर जैसे कोई कह रहा है फिजिकल एजुकेशन है, तो फिजिकल एजुकेशन में आई थिंक एज फार एज आई नो बीपीएड में सीटेट की जरूरत नहीं होती है, बट इस पर मुझे कोट मत कीजिएगा। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जिस भी संस्था में जा रहे हैं, मान लो केंद्रीय विद्यालय में जा रहे हैं कल आप, या DSSB के लिए जा रहे हैं, तो वहां देख लीजिए कि उस टीचर के एलिजिबिलिटी क्या है या आपसे क्वालिफिकेशंस मांगी क्या है। अगर बीपीएड के साथ सीटेट मांगा है, अगर वहां पे DSSB के जो आपकी शीट है या नोटिस है वहां पे, तो फिर आपको दे देना चाहिए। तो उस हिसाब से चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसकी क्या डिमांड है। अगर हम बात करें तो आप स्टेप्स अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। सबसे पहले वही रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस पे जा करके रजिस्ट्रेशन पे अगर आप क्लिक करते हैं, ये सीटेट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऑब्वियसली फॉर्म वहीं अवेलेबल होंगे। ठीक, आप रजिस्ट्रेशन पे जाकर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगेगा कि कैंडिडेट का नाम क्या है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम है, आपकी मदर का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, आपका आइडेंटिटी टाइप में कोई भी आपका आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी चलेगा, प्लस इसका जो भी आइडेंटिटी नंबर होगा वो मांग लेगा आपसे। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने के बाद आपसे एड्रेस वगैरह पूछेगा, लोकेलिटी, सिटी, टाउन, कंट्री, जहाँ पे भी रहते हैं, जो भी आपका पूरा है वो आप फिल कर देंगे। फिर इसके बाद आपका कोई भी एक ऑप्शनल नंबर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, बट ये ईमेल आईडी बहुत ही ध्यान से भरिएगा जो वर्किंग हो, जिस पे ओटीपी आएगा आपका वेरीफाई करने के लिए, तो आप उसको चेक कर सकें तुरंत के तुरंत। तो ईमेल आईडी हमें ध्यान से भरनी है इस बार, क्योंकि आपकी जो आंसर की है वो भी ईमेल आईडी पे ही आएगी, और आपका बहुत सारी चीज़ें, जो एडमिट कार्ड है वो भी उस तरीके से, खैर वो तो वेबसाइट पे भी आएगा। मोबाइल नंबर भी आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि ओटीपी इन दोनों पे आएगा, वेरीफाई किए जाएंगे। ठीक है बात, तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा, ये एड्रेस पूछने के बाद कि परमानेंट एड्रेस क्या है, सेम है ऊपर, सेम एज अबव है तो वो सेम भर जाएगा, अलग है तो अलग भर जाएगा। ठीक, पासवर्ड आप एक चूज करेंगे, वही 8 से 13 कैरेक्टर्स का, एक कैपिटल लेटर हो उसमें, वो सब मिक्स करके आप एक पासवर्ड चूज करेंगे। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, कुछ भी, कि आपकी पहली वेबसाइट कौन सी थी जो आप कभी कभार विजिट करते हैं या कुछ भी, वो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, इनकेस आप भूल जाते हैं तो पूछ लेता है कई बार। ठीक, इसके अलावा जब आप पासवर्ड चूज कर लेते हैं और ये कंफर्म हो जाता है, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये कैप्चा वगैरह फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद, आपके सामने एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, और ये जो एप्लीकेशन नंबर है, इसके साथ इस एप्लीकेशन नंबर के आने से पहले आपके पास ओटीपी जाएगा, मेल और मतलब आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर पे, दोनों अलग अलग, उसको वेरीफाई करेंगे तो आपके पास फोन पे ये मैसेज आ जाएगा कि ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट लेके या कहीं लिख करके रख लीजिएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर प्लस पासवर्ड। फिर उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, या इसी में आगे अगर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे तो यही ऑप्शन आ जाएगा। अब आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया इतना करके, अब आप सीधा डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला पोर्शन बचता है, यानी जिसमें आप अपना फोटो, स्कैन्ड फोटो और आपका एक सिग्नेचर, फिर उसके बाद फी पेमेंट है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म में 2-4 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें कन्फ्यूजन होगी। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट जो इंसान पहली बार कर रहा होता है खुद से, तो उसको दिक्कत आती है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, नहीं तो इतनी छोटी चीज़ें हैं, मैं इग्नोर कर सकती थी इसको। ठीक है, अगर हम बात करें तो अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं आप, पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, या बोथ पेपर 1 एंड 2, 3 ऑप्शन है इस चीज़ के। ठीक है जी बात। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम
अब आप उसमें बता देंगे कौन सा एग्जाम आपने किया है क्या नहीं, उसमें पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। वो नंबर चूज करना होगा आपको 1 2 3 4 में से, जो मैंने अभी आपको 5 ऑप्शंस दिखाए थे ना, कि आप अगर 50% है आपके 12th में प्लस एक डिप्लोमा है तो 1 चूज करेंगे, 45% है प्लस एक डिप्लोमा है तो 2 चूज करेंगे, 4 ईयर की फाइनल डिग्री में अपेयरिंग में तो 3 चूज करेंगे, उस हिसाब से आप चूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन पेपर मीडियम आप बता दीजिएगा कि एक जनरल जो आपका मीडियम रहे क्वेश्चन पेपर का वो क्या क्या रहे, तो यहाँ इंग्लिश या हिंदी में से कुछ भी चूज कर लें, वो आपकी इच्छा है। वैसे पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेगा वहां, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा। अब आपको ये 4 चॉइस देनी है एग्जाम सेंटर की। इसमें क्या होगा, एक ये अलग अलग स्टेट की चॉइस मांगेगा आपसे। मान लीजिए फर्स्ट दिल्ली है, ठीक, फिर उसके बाद दिल्ली में आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन से वाला डिस्ट्रिक्ट है, या कुछ उत्तर प्रदेश है तो उसमें फिर आपको ऑप्शन चूज करना है, ये आपकी प्रेफरेंस है। वैसे ज्यादातर केस में फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर मिल जाती है। मान लीजिए मैंने फर्स्ट दिल्ली भरी तो मुझे दिल्ली मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो दूसरी मिलेगी, दूसरी भी अवेलेबल नहीं हुआ तो तीसरी जगह मिलेगा सेंटर, नहीं तो फोर्थ। तो इसलिए 4 प्रेफरेंस भरवाते हैं कि जहां आप जा पाए, तो अपने आसपास के जो भी राज्य हों वो भर दीजिएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ये ऑप्शन आता ही है कि ये 1 2 3 4 5 में से चूज करके कि आप किस क्वालिफिकेशन में है या क्या आपने किया है। एजुकेशनल डिटेल्स आपसे मांगेगा कि आप अपियरिंग में हैं, पासिंग में हैं, कोर्स का नाम क्या है ना, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम कौन सा है, इसके बाद रिजल्ट मोड किस फॉर्म में चाहिए, इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है आपका, है ना। इसके अलावा परसेंटेज आपसे पूछेगा, ओवरऑल कितने नंबर थे, कितना था, ये सब पूछेगा। और इस तरह से आपका फॉर्म, फिर इसके बाद आपका वही ऑप्शन बचता है कि आप फोटो अपलोड करेंगे और फी पेमेंट कर देंगे। ठीक है।